हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और आप लोगों के दिन में रिजल्ट भी आने वाला ही है। खैर, रिजल्ट जो भी आए उसका परिणाम जो भी आए उसको कंसीडर मत कीजिए इतना ज़्यादा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर पास हो जाते तो अच्छा है, उसको और इंटेंसिटी के साथ पढ़िए मेंस को। और यदि नहीं हो पाते हैं तो अपनी रणनीति में सुधार कीजिए कि कहाँ हमने गलती की और आगे की रणनीति बनाइए 2026 के लिए कि हमें और क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से डिमोटिवेट मत होइए। एक दो दिन अगर पास नहीं हो पाते तो एक दो दिन थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, माइंड को थोड़ा फ्रेश रखिए और फिर तैयारी दोबारा से शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो खैर, ये तो हुआ अपना मतलब रिजल्ट को लेकर। आज की वीडियो का हमारा पर्पज़ जो है वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं इस संदर्भ में है। क्योंकि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी बुक्स पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम पास होगा तो हम उन बुक्स का रिवीजन नहीं कर पाएंगे बार बार, और जब बार बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे मेन एग्ज़ाम में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्योंकि बहुत सारे अननोन क्वेश्चन आएंगे जो हमें बिल्कुल ही एकदम नए लगेंगे और उसमें हम कैसे सोच सकते हैं क्या कर सकते हैं ये हम शॉर्ट नोट्स से ही जानेंगे। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट में। उससे पहले मैं अपने शॉर्ट नोट्स बताऊंगा और लास्ट में कुछ एक चीज़ और बता दूंगा, जैसे कि प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन को अच्छा कैसे बनाना है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है मेंस आंसर राइटिंग में एज वेल एज शॉर्ट नोट्स में, ताकि हमें पढ़ने में अच्छा फील हो। मतलब अच्छा फील का मतलब कि आसानी से याद हो, और फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब हमें प्रेजेंटेशन को अच्छा बेहतर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएं तो उसके लिए हमें मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए पूरा। अगर नहीं भी याद है तो अधिकांश टॉपिक हमें पता होने चाहिए कि क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। और साथ ही साथ ये भी करना है कि PYQ यदि हम देख ले तो और अच्छा है, क्योंकि फिर उससे पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक कितना मोस्ट है और उस हिसाब से हम उस टॉपिक को अपने शॉर्ट नोट्स में जगह दे पाते हैं। और शॉर्ट नोट्स में एक चीज़ ये भी देखनी है कि क्या PYQ कवर हो रहे हैं क्या हमारे शॉर्ट नोट्स में। तो ये टेक्निक्स हैं कुछ वो जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि देखिए, अपना सिलेबस है मेंस का GS1 का। इसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, एंड सोशियोलॉजी है, सोसाइटी है। तो ये हमें अधिकांश टॉपिक पता होने चाहिए जिससे हम आसानी से इनको याद रख सकें। ठीक है। इसके बाद में ये GS2 का सिलेबस है, इसमें पॉलिटी है ना, IR है, गवर्नेंस है। तो ये सभी टॉपिक भी हमें ध्यान रखने हैं। GS3 का टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से सिलेबस में। ये GS3 में जैसे इकोनॉमी है, इसमें इसमें साइंस टेक है, इसमें एनवायरनमेंट है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो 4 सब्जेक्ट इसमें हैं, छोटे हैं 2-3 सब्जेक्ट, एक बड़ा सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमी, है ना। तो ये GS3 है। इसी के साथ ही अब देखें तो GS4 जिसमें एथिक्स लगा हुआ है, तो GS4 का भी ये सिलेबस है। इसमें तो हमें बिल्कुल कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि कीवर्ड्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं GS4 में, एथिक्स में यानी, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए फिर अब हम देख लेते हैं कि मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, और लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, है ना। लास्ट में हम देखेंगे कि क्या मतलब प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है आंसर राइटिंग में और शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स देखना। अच्छा, मैंने शॉर्ट नोट्स जिसके बनाए हैं उसका एक सैंपल लिया है मैंने, GS3 का टॉपिक नंबर 7, भारत में भूमि सुधार। इस टॉपिक के मैंने शॉर्ट नोट्स सभी सैंपल के रूप में लिए हैं इस वीडियो में। तो आप इसको मतलब ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इस टॉपिक के, और इसी आधार पर आपको भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना। आपके थोड़े अलग भी हो सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स के अलग ही, तो लेकिन फिर भी एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए शॉर्ट नोट्स का वो हम देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, भूमि सुधार टॉपिक है। इसमें सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया है वो है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। ये PYQ है, और मतलब इसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है याद करने के लिए। जैसे इसमें मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, तकनीकी सुधार और भूमि सुधार। तकनीकी सुधार में कृषि का आधुनिकीकरण, जिसमें कि ZBNF, अच्छी ZBNF मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वगैरह, अच्छी भंडारण व्यवस्था, उन्नत बीज, मशीन, ट्यूबवेल, ये सब हैं। एक तरफ भारत में भूमि सुधार वाला जो टॉपिक है उसका सब पार्ट है, काश्तकारों का शोषण आदि, समाजवादी विचारधारा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसके बिना में भारत में भूमि सुधार हो ही नहीं सकता। दोनों साथ साथ होते हैं, तकनीकी सुधार और भूमि सुधार। यदि ये दोनों साथ नहीं हुए तो पर्याप्त भूमि सुधार नहीं माना जाता।
है ना। इसके बाद में ऐसे कुछ वैल्यू एडिशन टॉपिक इंटरलिंक कर सकते हैं हम पॉलिटी के साथ में, जैसे कि ये डीपीएसपी का आर्टिकल 39 क्लॉज बी है जिसमें संसाधनों का समान वितरण है ना। और आर्टिकल 39 क्लॉज सी में संकेंद्रण पर रोक है ना, संसाधनों के संकेंद्रण पर रोक। ऐसे ही हम एक और टॉपिक इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते थे जो कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का टसल जो चलता है तो उसको लेकर हम जोड़ सकते थे आसानी से, है ना, इसमें वैल्यू एडिशन के रूप में। इसके बाद में अगर देखें हम भारत में भूमि सुधार की विषय वस्तु, ये जो डायग्राम है या ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत मोस्ट है, क्योंकि मोस्ट इसलिए है क्योंकि पूरा जो भी अंदर इसमें शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ है उसका एक ये खाका है, और हमें बार बार पढ़ने के बाद जब एग्जाम डे होगा या एग्जाम डे से पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इस तरीके के डायग्राम के माध्यम से, कि जैसे बिचौलियों का अंत आया, एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएरीज, तो इसी शब्द के बेस पर हमें पूरा रिवीजन करना है। अंदर टॉपिक के अंदर हमें नहीं देखना है बिल्कुल भी। काश्तकारी में सुधार टेनेंसी रिफॉर्म से है, तो ये जैसे ही काश्तकारी सुधार हमने देखा उसके बाद हमारे दिमाग में काश्तकारी सुधार संबंधी जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब याद आ जाने चाहिए। जैसे चकबंदी है, सहकारी कृषि है, इनका जैसे ही हम नाम सुने हमारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट्स रिकॉल हो जाने चाहिए। ये हमें प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ रिवीजन वाले उसमें सेगमेंट में, है ना। तो ये जैसे कि फ्रंट पेज है भूमि सुधार का, है ना। अब देखिए इसका अंदर मैंने पूरा एक एक टॉपिक लिया, जैसे ये बिचौलियों का अंत। बिचौलियों के अंत में क्या, मैंने पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ है बिचौलियों के अंत को लेकर भारत में वो सब कुछ लिख दिया है। इसके बाद में काश्तकारी सुधार टेनेंसी रिफॉर्म्स में लगान का नियमन है। अगर ये जो काश्तकारी सुधार है वो अगर असफल हुआ है तो उसके कारण क्या है ना। तो ये सब मैंने काश्तकारी में स्थायित्व प्रदान करना, ये सब टॉपिक है। इसके बाद देखिए ये कारण है क्यों ये असफल हुआ। कुछ कोटेशंस हो सकती है, जैसे कि इसमें गांधी जी की कोटेशंस हो सकती है, या फिर आर्थर यंग जो वेस्ट के जो भी विचारक हैं उनकी कोटेशन है। अगर ये डाल देते हैं तो इफेक्टिव आंसर बन जाता है, इनको एज इट इज लिखना पड़ता ही है। अब देखिए इसमें मैंने कोशिश की है कि पूरी जो भी लैंग्वेज है उसको मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से ख़त्म कर दिया है। जैसे इसको अगर मैं लिखता तो 3-4 लाइन में ये पूरा लिख पाता, इतने में मैंने ये फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको ख़त्म कर दिया। जैसे ये एक लाइन लिखी उसके बाद फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट से हमारी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ती है और साथ ही याद आसानी से रहता है ना। तो इस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखना है कि कैसे बनाने हैं, लैंग्वेज कम से कम हो, फ्लो चार्ट्स और कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। इसके बाद जैसे देखिए उपविभाजन और अपखंडन के मुख्य कारण क्या हैं। हाँ, इसमें तो लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी, इसमें भी क्या कीवर्ड्स वगैरह अपन लिख सकते हैं, पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाक्य पूरा नहीं लिखना है। कुछ जैसे महत्वपूर्ण तथ्य ये लिखे हुए हैं, तो तथ्य इसलिए फैक्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि ऑथेंटिसिटी आती है आंसर में, प्रमाणिकता आती है। ऐसे हम कोई बात अगर बोल रहे हैं, है ना, कि भारत में निरंतर खेतों का आकार पतनोन्मुखी है ना, तो उसके लिए हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए कि पुराने समय में, या फिर कहें कि आज से 20 से 30 साल पहले खेतों का आकार क्या था भारत में, बीच में क्या रहा और वर्तमान में क्या आकार है ना खेतों का। तो इससे पता चलेगा ना, अगर हम इसमें फैक्ट डालेंगे तो पता चलेगा कि हाँ हमने जो बात कही है कि निरंतर जो है भारत में खेतों का आकार घटता जा रहा है, तो इसकी पुष्टि किस, देखिए जैसे कि मैंने 2010-11 की जनगणना के अनुसार बताया कि खेतों की संख्या कितनी थी, 1.38 मिलियन है, और 2015-16 में ये बढ़ के जो है 146 मिलियन हो गई है। 138 मिलियन से 146 मिलियन, यानी कि खेतों का आकार घट रहा है और खेतों की संख्या बढ़ रही है ना। तो इससे पुष्टि होती है कि खेतों का आकार घट रहा है। तो इसी तरीके के हमें फैक्ट लेके आने पड़ेंगे। जब ये देखिए, अब जैसे कि ये है, तो इसमें भी उपविभाजन अपखंडन का समाधान कैसे हो सकता है, चकबंदी के थ्रू। तो चकबंदी में हमें लैंग्वेज कम लिखनी है, इस तरीके के डायग्राम बना के शॉर्ट नोट्स हमें बना लेने हैं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम मैंने बनाए छोटे बड़े खेत के, तो इस तरीके से ये देखो कुछ डाटा भी मैंने पुट किया हुआ है। ये देखिए लीजिंग, इसमें भी यहाँ पर कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है कि भाई मतलब इसकी जो डेफिनेशंस है वो कुछ लिखनी पड़ती हैं, कुछ जगह, पूरी जगह नहीं लिखनी है, एक आध जगह अगर लिखनी हो डेफिनेशन तो चल जाएगा, बट अधिकांश जगह बचना चाहिए हमें इस तरीके से,
ठीक है। तो ये हदबंदी जैसे विपक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क, ये सब, ये देखिए मैंने 39 भी फिर से यूज किया। 56% परिवार भूमिहीन है, ये सब 2013 में जयराम रमेश समिति, उन्होंने सुझाव दिया था कि सीलिंग की सीमा को और नीचे लाना चाहिए। तो ये सब हमें आंकड़े पुट करने हैं ताकि हमारे आंसर्स में प्रामाणिकता आए। ये देखिए, ये कुछ मैंने बनाए हुए हैं, ये आंकड़े मैंने लिखे हैं अलग से। तो इनको जब भी अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा भूमि सुधार से संबंधित, तो वो अपन आसानी से ये आंकड़े उसमें डाल सकेंगे। भूमि सुधार की में कमियां क्या क्या हो सकती हैं, है ना, या भी क्यों अभी भी मतलब ठीक नहीं है भूमि सुधार, तो ये कुछ कमियां हैं। इस तरीके से अपन डायग्राम बना सकते हैं। लास्ट में भारत में भूमि सुधारों की भावी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, मतलब और बेहतर क्या किया जाना चाहिए, अपने सुझाव हो सकते हैं इस तरीके के। और लास्ट में ये क्या है, यूपीएससी मेंस में 1995, 1997, 2013, 14 और 16 में इससे क्वेश्चन आए हैं मेंस में, है ना। तो ये भी हमें लिख लेने हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से टॉपिक से कब कब क्वेश्चन आए और कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हो सकता था कि मैं यहाँ पर जो भी इस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए वो यहाँ पर मैं लिख लेता, बट कोई मतलब नहीं था उसका। बस हमें पढ़ लेने हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था, ये आइडिया रहे हमको, है ना। क्योंकि एज इट इज तो रिपीट होता नहीं है क्वेश्चन, बट हाँ उसकी थीम्स रिपीट होती हैं, तो उसके लिए हमें एक दो बार क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लिखते तो फालतू में पेज एक्स्ट्रा बढ़ता, और उसके लिए जरूर मतलब ये पेज बच गया। यहाँ पर हम छोटा कोई और टॉपिक लिख सकते हैं, तो हमारे जो है बल्कि नोट्स नहीं होंगे, कम पेज में बन जाएंगे। ओके, तो चलिए, ये तो मैंने आपको सैंपल दिखाए शॉर्ट नोट्स के। अब मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या उन बातों का हमें ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग भी अगर आपको लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाते समय। जैसे क्या, सबसे पहले हमें कीवर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हेडिंग है या कीवर्ड्स हैं तो वो केवल हमें लिखने हैं शॉर्ट नोट्स में, पूरे वाक्य नहीं लिखना है ना। डेफिनीशंस हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो डेफिनीशंस याद रखने के लिए वहीं पर लिखनी है, बाकी डेफिनीशंस को छोड़ना है। भाई मैंने फिर कहा कि पूरा वाक्य नहीं लिखना है। इसके बाद में जो टॉपिक अच्छी तरह से आता हो या जो फैक्ट पूरी तरह याद हो, अच्छी तरह से याद हो, उसे शॉर्ट नोट्स में शामिल ना करें, क्योंकि उससे शॉर्ट नोट्स बल्कि ही होगा और फिर पढ़ने में हेडेक लगेगी लास्ट में रिवीजन करते समय। क्योंकि हमें वो टॉपिक पहले से आता है, उसके बाद भी हम उसका बार बार रिवीजन कर दें, तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, और दूसरा नोट्स बल्कि हो जाएगा, है ना। और क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें PYQ कवर हों, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जिसमें PYQ आसानी से कवर हो रहे हों, है ना। इसलिए हमें PYQ बार बार देख लेने चाहिए कि कौन कौन सी थीम जो है वो इसमें हमें डालनी है शॉर्ट नोट्स में। इसके बाद में ऐसे शॉर्ट नोट्स हों जो क्रिस्प हों, है ना, कंसाइज हों, जो एग्ज़ाम डे के दिन आसानी से रीडेबल हों। 50-60 पेज में एक सब्जेक्ट के अगर शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं तो एग्ज़ाम डे के दिन इतना हम आसानी से रिवीजन कर सकते हैं 50-60-100 पेज तक को। इसके ज़्यादा अगर शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं, वो बल्कि नोट्स हो जाएंगे और उनका रिवीजन लास्ट में नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें परेशानी आएगी एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय। ओके, तो चलिए, ये तो हुए हमारे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए। अब कुछ प्रेजेंटेशन को लेकर देख लेते हैं। तो ये देखिए, कुछ मैंने प्रेजेंटेशंस के लिए कुछ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम जैसे बनाए हैं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या है ना, इसको यूज करते हैं मेंस में आंसर राइटिंग करते समय, इन पैटर्न्स को या तो इस तरीके के बनाएंगे या इस तरीके के बनाएंगे। लेकिन कुछ इस तरीके के और फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये एक सर्कल बनाया, सर्कल के आसपास जो भी, जैसे हमने किसी की विशेषताएँ लिखी, है ना, कोई भी टॉपिक हुआ, जैसे मान लीजिए हमने लिखी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये टॉपिक है हमारा सीधा GS2 में, तो हमें इस तरीके का डायग्राम बना लेना है और आसपास उसकी विशेषताएं लिख देनी है। और उसमें भी क्या, पूरे वाक्य नहीं लिखने हैं, कीवर्ड्स लिख देने हैं। इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और एग्जामिनर को जो है वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो उसमें नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा इस तरीके का भी अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं तो इस तरीके का डायग्राम यूज कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट हैं तो हमें इस तरीके का डायग्राम यूज कर लेना है। और ये कब कर सकते हैं, जब हमें प्रैक्टिस पहले कर लें। अगर 4 पॉइंट हैं
तो हमें ऑटोमेटिकली ध्यान आना चाहिए कि इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं हम, और वो आसान। इसके अलावा यदि कोई साइकिल है, सर्कल है, जैसे कि भूरासायनिक चक्र वगैरह कुछ भी ऐसे करके यदि आता है तो इस तरीके का चक्र हम बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं। उससे प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है और एग्जामिनर को समझने में काफ़ी आसानी होती है। कुछ एक छोटा सा ये बादल टाइप का बना सकते हैं, है ना। इसमें भी तीर जैसे निशान निकाल सकते हैं, तो इससे भी प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के कुछ डायग्राम्स हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो और यदि आप लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमें इकोनॉमी रिवीजन करनी चाहिए, तो मेरे पास सभी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, मैंने बना लिए हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ हमें शॉर्ट नोट्स के थ्रू 8 से 10 क्लास में 1-1 घंटे की मैं क्लास में मेंस के इकोनॉमी रिवीजन करनी है, तो मैं फिर 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे हम, और उसमें सभी 8-10 क्लास में पूरी इकोनॉमी को थॉरली रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ सर हमको इसके थ्रू शॉर्ट नोट्स के थ्रू इकोनॉमी रिवीजन करनी है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं रिजल्ट के बाद, क्या रहता है रिजल्ट। यदि रहा अच्छा तो मैं भी मेंस लिख रहा हूँ, और नहीं रहा तो फिर देखेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपके साथ ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।